हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी पेपर 2। ठीक है, ज्योग्राफी चल रही है अपनी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है महासागरीय धाराएं। कौन सा टॉपिक? महासागरीय धाराएं। आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल शांति से, ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलेंगे आप लोग। महासागरीय धाराएं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं होती क्या है। महासागरीय धाराएं जैसे आप लोग ज़मीन पर देखते हो, नदियाँ देखते हो, वैसी ही नदियाँ महासागर में भी चलती हैं। और उन नदियों को क्या कहा जाता है? महासागरीय धाराएं, करंट्स कहा जाता है, ओशन करंट्स, ठीक है। ये जो ओशन करंट्स है वो अलग अलग कारणों से चलती है। ओशन करंट्स अलग अलग कारणों से चलती है। सबसे प्रमुख कारण जो है इसका वो है, कारणों में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा कारण? गुरुत्वाकर्षण। इसके अलावा पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है और उस बल का नाम है कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल इसके कारण चलती है। इसके अलावा पवनों के कारण, सागरों पर जो भी पवनें चलती हैं उसके कारण होता है। इसके अलावा तापमान के कारण, तापमान के कारण। इसके अलावा दबाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण। इसके अलावा लवणता के कारण, लवणता के कारण। वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण। ये सभी क्या है? धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। अब गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार है? गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो जहां कहीं भी पानी पर ढलान दिखाई देता है, पानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गति करने लग जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ओर से किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी तो क्या होगा? पानी पूर्व से पश्चिम की ओर आएगा। पानी क्या होगा? पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर आएगा। एक मिनट रुकना। पानी से पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों आएगा? अब देखिए, मान लीजिए कोई बर्तन है, थाली मान लीजिए, उसमें पानी डालिए। आप इस तरफ से पश्चिम से पूर्व की ओर चलिए। पश्चिम से पूर्व की ओर चलिएगा तो यहाँ का जो पानी था वो अपनी तरफ आएगा। यहाँ का जो पानी था वो अपनी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पानी था वो स्थिर है और जैसे ही अपन आगे बढ़े, अपनी शक्ति इस तरफ लगी तो वहाँ का पानी इस तरफ अपने आप अपनी तरफ आ जाएगा। तो कई बार होता होगा, आप लोग देखते हो कि थाली में पानी ले जाने पर पानी जो है अपने अंदर आ जाता है। वो इसी के कारण आता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर और जो पूर्व की जो भी चीज़ें हैं वो किस ओर जाती हैं? पश्चिम की ओर चली आती हैं। एक मिनट रुकिएगा, शायद आपको ढंग से दिख रहा नहीं है। अब इस घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है वो क्या करता है? वो इन धाराओं की दिशा परिवर्तित करने में सहायक होता है। धाराओं की दिशा किस प्रकार परिवर्तित करता है? उत्तरी गोलार्ध में धाराएं घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किस ओर चलती है? घड़ी की सुई की दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं चलती है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो किसके कारण चलती है? कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। नेक्स्ट है पवनों के कारण। जितनी पवनें तेज होगी पानी का प्रवाह भी उतना ही तेज होगा। जितनी पवनें तेज होगी पानी का प्रवाह भी क्या होगा? उतना ही तेज होगा, क्योंकि पानी की सतह पर वे घर्षण करती हुई आगे चलती है और पानी को अपने साथ आगे की तरफ बहा कर ले जाती है। तापमान, तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है? जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है पानी क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। हल्का होकर के ऊपर उठता है। पानी फैलता है, हल्का होकर के ऊपर उठता है। क्यों? इसके कारण ढाल जो है वो बन जाता है। यहाँ का पानी ऊपर हो गया और यहाँ का पानी अगर ठंडा था, यहाँ पानी तापमान कम था, तो ढाल क्या हो गया? अधिक तापमान से न्यून तापमान की ओर बन गया। तो धाराएं किस ओर से किस ओर चलेंगी? अधिक तापमान से न्यून तापमान की ओर चलेंगी। इसी तरह दबाव काम करता है।
प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा, हवा का वायुदाब जहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा, पानी नीचे चला जाएगा और दूसरी तरफ से पानी उस तरफ आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। लवणता के कारण, जहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और पानी का घनत्व अधिक होता है, इसका मतलब पानी क्या होता है, भारी होता है। और भारी पानी हमेशा नीचे की तरफ बैठता है। इसका मतलब पानी हमेशा कम लवणता से अधिक लवणता की ओर चलेगा। क्यों? क्योंकि अधिक लवणता वाले पानी नीचे बैठ जाएगा और कम लवणता वाला पानी ऊपर की ओर रहेगा, तो ढाल प्रवणता बन जाएगी। ठीक है, और पानी कम लवणता से उच्च लवणता की ओर आएगा। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, किसी भी भाग का पानी वहाँ से उड़ जाता है, वाष्प हो जाता है, और वहाँ का जो पानी है वो खाली हो जाता है। उस पानी के गैप को भरने के लिए दूसरी जगह से वहाँ का पानी उस तरफ आता है। ठीक है, तो ये हो गए धाराओं की उत्पत्ति के कारण। अब धाराएं देखते हैं होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। धाराओं के प्रकार देखते हैं। वैसे अगर तापमान के आधार पर देखें तो धाराएं 2 प्रकार की होती है केवल, लेकिन अपने को टोटल धाराएं देखनी कितने प्रकार की होती है, स्पीड के आधार पर भी देखनी है। तो धाराएं सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहले नंबर पे होती है स्ट्रीम। सबसे पहले अपन देखते हैं ड्रिफ्ट या प्रवाह है। सबसे पहले प्रवाह है, ये जो चलती है वो पवनों के प्रभाव से चलती है। किसके प्रभाव से चलती है? पवनों के प्रभाव से। और इनकी गति सबसे कम होती है। गति क्या होती है? सबसे कम। याद रखना इस चीज को। नंबर 2 है अपनी स्ट्रीम नहीं दे, स्ट्रीम बाद में देखते हैं। नंबर 2 देखते हैं धारा या करंट। ये जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर अन्य कई कारणों से चलती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हैं लवणता हो गई, यह उसके कारण चलती है। ठीक है, और इस धारा की जो गति होती है वो ड्रिफ्ट से तेज होती है। किससे तेज होती है? ड्रिफ्ट से तेज, ड्रिफ्ट से तीव्र। किंतु जो थर्ड नंबर की है अपनी स्ट्रीम ड्रिफ्ट से तेज होती है, किंतु स्ट्रीम से धीमे। ये बीच की होती है, इसकी गति क्या होती है? बीच की होती है। ना ही तो ड्रिफ्ट की तरह कम होती है और ना ही स्ट्रीम की तरह ज़्यादा होती है। तो स्ट्रीम होती है वो सबसे तीव्र होती है। स्ट्रीम जो होती है धारा, वो सबसे तीव्र धारा होती है। ठीक है, इसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। और विश्व की सर्वाधिक तेजी से चलने वाली स्ट्रीम है वो है गल्फ स्ट्रीम। आ रही है बात समझ में? ये हो गई गति के आधार पर धाराएं। अब इन तीनों को मिलाकर के एक धारा बनती है जायर्स। क्या बनती है? जायर्स। ये होती है इन तीनों को मिलाकर, जिसमें ड्रिफ्ट भी आ जाएगी, धारा भी आ जाएगी और स्ट्रीम भी आ जाएगी। और ये एक सर्कल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सर्कल का निर्माण करती है। और इस सर्कल को ही क्या बोलते हैं? जायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायर्स बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक जायर्स भी ऐसा ही है, दक्षिणी अटलांटिक जायर्स भी ऐसा ही है, नॉर्थ प्रशांत महासागर जायर्स भी ऐसा ही है, दक्षिणी प्रशांत महासागर जायर्स भी ऐसा ही है। ये जायर्स बनते हैं। इन तीनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जायर्स कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है तापमान के आधार पर। ये तो गति के आधार पर थी, अब देखते हैं तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती है। तापमान भी 2 ही प्रकार का होता है, या तो कोई चीज़ गर्म होगी या फिर कोई चीज़ ठंडी होगी। ठीक है, तो तापमान के आधार पर धाराएं, तापमान के आधार पर। दोस्तों ये लैब असिस्टेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। चलो ये भी पूछ लिया। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है, कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी धारा आएगी, फिर दूसरे नंबर की कौन सी आएगी, फिर तीसरे नंबर की कौन सी आएगी, फिर चौथे नंबर की कौन सी आएगी, फिर 5वें नंबर की कौन सी आ जाएगी। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो अपन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो तापमान के आधार पर धाराएं होती है वो केवल 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है गर्म धारा, तापमान के आधार पर गर्म धारा होती है, और एक होती है ठंडी धारा।
एक होती है ठंडी धारा। अब इनकी विशेषताएं भी पूछी जाती है कि हाँ भाई ठंडी धाराओं की विशेषता क्या है, गर्म धाराओं की विशेषता क्या है। तो याद रखिए गर्म धाराएं हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, ध्रुवों की ओर चलती है। याद रखना गर्म धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात गर्म धाराएं अधिकतर या अधिकांश, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही, अधिकांश महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर चलती है, पूर्वी किनारों पर या पूर्वी तटों पर। यह भी याद रखना गर्म धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। गर्म धाराएं अधिकांश महाद्वीपों के पूर्वी किनारों से या पूर्वी तटों पर चलती है। ये बात याद रखना। और इसके अलावा एक बात याद रखना, ये प्रकृति तो क्या होती है, इसकी गर्म होती है। ये दो चीज़ें आप लोग याद रखना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है और गर्म धाराएं अधिकांश महाद्वीपों से पूर्वी किनारों की ओर चलती है। हो गई ये बात। अब है ठंडी धाराएं। ठंडी धाराएं याद रखना कि ये हमेशा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है, विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि यह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर चलती है, पश्चिमी किनारों पर या तटों पर चलती है। याद रखना अगर आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाए कि महासागरों के पश्चिमी किनारों पर चलती है तो वो भी सही है। गर्म धाराएं महासागरों के, यहाँ पर कोष्टक में लिख देता हूँ मैं, महासागरों के पश्चिमी किनारों पर, और यहाँ लिख देता हूँ महासागरों के पूर्वी किनारों पर। ठीक है। अब ऐसे कैसे है, अब मान लो ये महासागर है, अटलांटिक महासागर बना दिया मैंने, ये नॉर्थ अमेरिका बना दिया, और ये मैंने अफ्रीका बना दिया, अफ्रीका, और ये यूरोप बना दिया। ठीक है, समझने की कोशिश करना। और ये साउथ अमेरिका। ठीक है, ये महासागर है। ये नॉर्थ अमेरिका का कौन सा भाग हुआ, पूर्वी तट हुआ, लेकिन महासागर का कौन सा तट हुआ, पश्चिमी तट। महासागर का पूर्वी तट ये है और महासागर का पश्चिमी तट ये है। महाद्वीप का पूर्वी तट ये होगा और महाद्वीप का पश्चिमी तट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो महाद्वीपों का पश्चिमी तट महासागरों का पूर्वी तट कहलाता है और महासागरों का पूर्वी तट महाद्वीपों का पश्चिमी तट कहलाता है। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बात समझ में, ये 3-4 चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक है, तापमान के अंदर कितनी धाराएं, गर्म और ठंडी धाराएं। अब देखते हैं महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले महासागरीय धाराओं में अपन पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। कौन से महासागर की धाराएं, अटलांटिक महासागर की धाराएं। ये नंबर वाइज से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नंबर वाइज। तो याद रखिएगा उनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, कोट में पूछा जाता है, ऐसे दे दिया जाते हैं कि एंटीलीज कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहाँ पर है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है, तो यहाँ पर कोट दे दिया जाता है 2 1 3 1 2 3 3 2 1 3 4 1, ऐसे ऐसे कोट दे दिए जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे सवाल याद रखने, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए पहले नंबर पर पढ़ेंगे अपन अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक है, मैं यहाँ पर अटलांटिक महासागर बना देता हूँ आपके लिए, 1 मिनट रुकना। ठीक है, ये ऐस की आकृति में मैंने अटलांटिक महासागर बना दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, ये है विषुवत रेखा। चलिए विषुवत रेखा देखते हैं। अब विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में,
उत्तर और दक्षिण में धाराएं बहती है और उनका नाम है उत्तरी विषुवत-रेखीय। समझने की कोशिश करना, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है। उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा और विषुवत रेखा के दक्षिण में चलती है दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा। दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा विषुवत रेखा के उत्तर में चलती है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा और दक्षिण में चलती है दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है गर्म। इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। आ रही है बात समझ में? इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। और ये चलती है 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांश के पास, दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के पास चलती है। कहाँ पर जाती है? ये पश्चिमी द्वीप समूह पर, पश्चिमी द्वीप समूह से जाकर के टकराती है। या फिर कह सकते हैं, ये थोड़ा सा नीचे बन गया, यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्राज़ील के तट से जाकर के टकराती है। दक्षिण वाली ऊपर यहाँ पर और उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह से जाकर के टकराती है। टकराई यहाँ पर, यहाँ का पानी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, आर्य बात धीरे धीरे समझना, आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ का पानी कम हो गया, यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा? इन दोनों के प्रवाह के कारण यहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ से एक धारा चलेगी इन दोनों धाराओं के विपरीत, यहाँ से एक धारा चलेगी इन दोनों धाराओं के विपरीत, और इसे बोलते हैं प्रति विषुवत-रेखीय धारा। प्रति, समझने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी धाराएं पढ़नी है अपन लोगों को, इसलिए दिखेगा नहीं ढंग से मैं बोल रहा हूँ। प्रति विषुवत-रेखीय धारा है, प्रति विषुवतीय धारा। इसका मतलब विषुवत धाराओं के प्रति, मतलब विपरीत चलना है। ठीक है, विषुवत धाराओं के विपरीत चलना, प्रति विषुवत-रेखीय धारा। इसकी प्रकृति भी कैसी है? गर्म है, क्योंकि विषुवत-रेखीय जो क्षेत्र है वो गर्म है। ठीक है, गर्म प्रदेशों की गिनती में आता है। अब यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह है, यहाँ पर एक चैनल है युकाटन चैनल। कौन सा चैनल? युकाटन चैनल। युकाटन चैनल, यहाँ से ये उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा ब्राज़ील के तट से 2 भागों में बढ़ जाती है। दक्षिणी विषुवतीय धारा आती है ब्राज़ील के तट से होती हुई दक्षिण की तरफ, और उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा युकाटन चैनल से होते हुए, युकाटन, सुनने की कोशिश करना, युकाटन चैनल से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में यूएसए की नदियाँ हैं मिसिसिपी, मिसौरी। धरातल पर मिसिसिपी, मिसौरी होती है, लेकिन फिर बाद में मिसिसिपी बन जाती है और वो किस में आकर के गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में आकर के गिरती है। जब ये युकाटन चैनल से यहाँ पर प्रवेश करती है तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो पश्चिमी द्वीप समूहों के पूर्व से चलती है और एक मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। समझने की कोशिश करना, याद रखना। ठीक है, पहले विषुवत-रेखीय धारा, फिर युकाटन से चलन से प्रवेश करती हुई। तो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व से जो चलती है उसे बोलते हैं एंटीलीज की धारा। कौन सी धारा? एंटीलीज की धारा। एंटीलीज की धारा। और मेक्सिको की खाड़ी से निकल करके ये आगे की तरफ युकाटन, ये एंटीलीज में मिलती हुई हैट्रस अंतरीप तक जाती है। कहाँ तक जाती है? हैट्रस अंतरीप तक। और हैट्रस अंतरीप तक इस गर्म धारा को बोलते हैं फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? फ्लोरिडा क्षेत्र है, इसके इसीलिए इसका नाम फ्लोरिडा की धारा कहा जाता है। ये गर्म धाराएं चल रही है। इसके बाद में ये उत्तर की ओर चलती है और इसे बोला जाता है स्ट्रीम। और कौन सी स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहाँ से निकली थी? ये निकली थी मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से। यहाँ पर मिसिसिपी, मिसौरी नदियों का पानी आता है। इसके अलावा यहाँ पर ये उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा का पानी था। तो पानी का दबाव ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इसकी गति क्या हो जाती है? बहुत तेज़ हो जाती है। इसकी गति क्या हो जाती है? बहुत तेज़ हो जाती है। और सबसे तेज़ वाली जो धारा होती है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। निकलती कहाँ से? गल्फ से निकलती है, इसीलिए इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। आगे चलकर ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आती है। कौन सी हवाओं के प्रभाव में आती है? पछुआ हवाओं के प्रभाव में आती है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि पछुआ हवाओं के प्रभाव में तो आती है, साथ साथ में कोरियोलिस के प्रभाव में भी आती है। किसके प्रभाव में? कोरियोलिस के प्रभाव में। और कोरियोलिस के प्रभाव में जो भी चीज़ आती है, मुक्त रूप से चीज़, धरातल पर नहीं, धरातल पर अपन चल रहे हैं, अपना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोरियोलिस का, क्योंकि अपन गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुक्त रूप से जो भी चीज़ चलती है वो उस पर कोरियोलिस का प्रभाव पड़ता है। वो उत्तरी गोलार्ध में उस कोरियोलिस के प्रभाव से अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। जिस तरफ चल रही है अपने से दाईं तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो ये धारा का दायां तरफ है, तो ये इस तरफ मुड़ गया। किस तरफ? ये मुड़ गया यूरोप की तरफ। और यहाँ पर आया ये पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में, पछुआ हवाओं के प्रभाव में।
ठीक है। जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसे समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को दिखाई कम देगा, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। पछुआ हवाओं के प्रभाव में आता है और ये धारा बन जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कौन सी थी, मैंने बताया था कि जो हवाओं के प्रभाव में चलती है, इसीलिए इसे क्या बोल जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसे नाड भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है, इसे नाड भी बोला जाता है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ठीक है। और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है जाकर के टकराता है यूरोप के तट से। कहाँ पर टकराता है, यूरोप के तट से टकराता है, और ये कई भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। और कई भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक आइलैंड है, आइसलैंड। कौन सा आइलैंड, आइसलैंड। ऐसा तो नहीं है कि ये धाराएं केवल एक पतली पट्टी के रूप में चलती है, कई सेवरल किलोमीटर तक चलती है, मतलब इनकी चौड़ाई जो होती है कई किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ पर ये आइसलैंड से चक्कर लगाते हुए आर्कटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है, और इसे बोलते हैं इरमिंगर की धारा। कौन सी धारा, इरमिंगर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इरमिंगर, इरमिंगर की धारा। याद रखना, इसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है। इरमिंगर की धारा की प्रकृति कैसी है, गर्म है, ठीक है, क्योंकि ये भी गर्म है, ठीक है। और यहाँ पर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, इसके कारण यहाँ के क्षेत्र इन धाराओं के कारण क्या हो जाते हैं, गर्म रहते हैं। यहाँ पर जो धाराएं बटेगी वो नॉर्वे के तट पर जाएगी और नॉर्वेजियन धारा के नाम से जानी जाएगी। नॉर्वेजियन धारा, कौन सी धारा, नॉर्वेजियन धारा। और इसकी प्रकृति भी कैसी होगी, गर्म होगी। इसी धारा के कारण ये जो क्षेत्र है वो गर्म बना रहता है, बर्फ से जमा होने रहता है, बल्कि ये उच्च अक्षांशों पर स्थित है। लेकिन इन धाराओं के कारण मौसम वहाँ का सुहावना रहता है, और वहाँ पर नावे वगैरह उनका आवागमन ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इन धाराओं के कारण अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के अंदर तक जहाज जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये क्षेत्र क्या होता है, बर्फ से जमा हुआ रहता है, लेकिन इन धाराओं के कारण ही वो पिघला हुआ रहता है और जहाज अंदर तक व्यापार कर सकते हैं, साइबेरिया तक, ठीक है। यहाँ पर एक धारा है नाड, जब यहाँ पर टकराती है तो यहाँ से एक भाग दक्षिण की ओर चला जाता है, यहाँ से एक भाग दक्षिण की ओर चला जाता है। और जब ये दक्षिण की ओर जाता है तो ये व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आता है। कौन सी हवाओं के प्रभाव में आता है, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में। ये भी बता देता हूँ, जो उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं हैं वे व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण ही आगे बढ़ती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी का घूर्णन तो है ही, इसके अलावा व्यापारिक हवाओं का प्रभाव भी है। और व्यापारिक हवाएं कैसे चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, पानी इधर की ओर आएगा। तो यहाँ का जो गर्म पानी था वो हवाओं के प्रभाव से इन समुद्र में चला जाता है, और अंदर से एक क्रिया होती है अपवेलिंग। कौन सी, अपवेलिंग। अपवेलिंग, या हिंदी में आप लोग कह सकते हैं इसे उत्प्रवाह है, उत्प्रवाह है कह सकते हैं, उत्प्रवाह है, अपवेलिंग। जो ठंडा पानी होता है वो अपवेलिंग के थ्रू ऊपर की ओर आ जाता है, और कनारी की धारा, कौन सी धारा के नाम से, कनारी की ठंडी धारा, ठंडी धारा के नाम से आगे बढ़ता है। अब ये ठंडी धारा क्यों है, पहचानिएगा, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। उत्तर की ओर क्या है, नॉर्थ की ओर ध्रुव है, और उत्तर की ओर से किस ओर चलती है, विषुवत रेखा की ओर चलती है। मतलब ये ठंडी धारा है। ठंडी धारा क्यों हुई, क्योंकि अपवेलिंग के थ्रू जो ठंडा पानी अंदर से आता वो ही आगे की ओर बह रहा है। किस नाम से, कनारी की ठंडी धारा के नाम से। कनारी द्वीप के सहारे होते हुए बहती है, इसीलिए इसका नाम कनारी की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। और ये चलती है अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट, ये अफ्रीका है, इसका उत्तर पश्चिमी तट के सहारे चलती है, ठीक है। और ये आकर के जाकर के किसमें मिल जाती है, उत्तरी विषुवत रेखा धारा में। ये नॉर्थ अटलांटिक की धाराएं हो गई, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक की धाराओं में इसके अलावा यहाँ पर एक धारा और चलती है, ग्रीनलैंड की धारा, ठीक है। इसके अलावा और भी धाराएं चलती है। कौन सी धारा है यार वो अटलांटिक की धाराओं में देखना, हाँ, लेब्राडोर की धारा। कौन सी धारा चलती है, लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा भी चलती है, ठीक है। इसके अलावा जो चैनल है यहाँ का, डेविस वगैरह कोई चैनल है, तो उसके नाम से भी ये चलती है। और ये धाराएं क्या करती है, इन धाराओं में आकर के मिलती है, और इसी के कारण यहाँ पर फॉग, ये फॉग नहीं आप, हाँ फॉग कह सकते हो, जो धुंध होती है उसकी स्थिति बन जाती है, क्योंकि गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर एक बैंक पाया जाता है, ग्रैंड कैनियन बैंक। कौन सा कैनियन बैंक, ग्रैंड कैनियन बैंक पाया जाता है। और ये जो ग्रैंड बैंक है वो पाया जाता है अपने
न्यू फाउंडलैंड के समीप। कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड के समीप। यहाँ से चलती है ग्रीनलैंड के पास से चलती है ग्रीनलैंड की धारा, ठंडी धारा। ये आर्कटिक महासागर से इसमें नाड़ में आकर के मिलती है, नाड़ में नहीं, ये मिलती है लेब्राडोर में। लेब्राडोर चलती है ग्रीनलैंड के पश्चिम में, और ग्रीनलैंड के पूर्व में चलती है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। ये पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा लेब्राडोर में आकर के मिलती है, और लेब्राडोर किसके अंदर आकर के मिलती है? ये नाड़ में आकर के मिलती है, और उस जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड के समीप क्या बनता है? ग्रैंड कैनियन बनता है, और यहाँ पर मछली उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो सुहावना हो जाता है, ना ही तो ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए यहाँ पर मछलियों के लिए भोजन इनके साथ आता है, और वो भोजन को बोलते हैं अपन लोग प्लैंक्टन्स। उन प्लैंक्टन्स में फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, और जो जीवों के प्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जीव भी हो सकते हैं, छोटी छोटी वनस्पतियाँ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर मछलियों की सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये तो हो गई नॉर्थ अटलांटिक की धाराएं। अब है दक्षिणी अटलांटिक की धाराओं। दक्षिणी अटलांटिक में दक्षिणी विषुवतीय धारा का एक भाग ब्राज़ील से होते उसके सहारे चलता है, और ये चलता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। इसीलिए इस धारा की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? गर्म प्रकृति होती है। ब्राज़ील की गर्म धारा। कौन सी धारा? ब्राज़ील की गर्म धारा। ठीक है, ये जो होती है वो किसके प्रभाव में आती है? कोरियोलिस के प्रभाव में आती है। किसके प्रभाव में आती है? कोरियोलिस के प्रभाव में रहती है। इसके कारण इसकी जो गति है वो दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है धाराएं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो धाराएं ऐसे चल रही हैं तो बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, आगे चल के ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आएगी। पछुआ हवाओं के प्रभाव में आने के कारण ये किस नाम से जानी जाएगी? ये जानी जाएगी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। दक्षिणी अटलांटिक या साड के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ से प्रशांत महासागर से एक धारा आती है। ठीक है, और यहाँ पर एक द्वीप है फॉकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप? फॉकलैंड। समझने की कोशिश करना, दिखेगा नहीं शायद, एक मिनट रुकना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, यहाँ से ठंडी धारा आती है, इसके चक्कर लगाती हुई इसमें मिल जाती है साड में। ठीक है, और ये भी इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रकृति कैसी है? ठंडी है, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की प्रकृति कैसी है? गर्म है। ये जाकर के यहाँ पर आशा अंतरीप से टकराती है। आशा अंतरीप। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणी अंतरीप से टकराती है और दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग चला जाता है इसका हिंद महासागर में, और दूसरा भाग चलता है अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब ठीक है, ऐसे चलती है। ठीक है, और ये आगे जाकर के दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती है, और इस धारा को बोलते हैं बेंगुएला की धारा। कौन सी धारा? बेंगुएला की धारा। अब इसकी प्रकृति कैसी है? ये ठंडी है या गर्म है? मैंने आप लोगों को बताया था कि ठंडी धाराएं हमेशा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। तो यहाँ पर ध्रुव है दक्षिण में, दक्षिण से किस ओर चल रही है? उत्तर की ओर, या विषुवत रेखा की ओर चल रही है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? वो होगी ठंडी होगी। ठीक है, अब ठंडी धाराओं की प्रकृति में कौन कौन सी धाराएं आ गई देखिए आप लोग। बेंगुएला की धारा आ गई। ठीक है, इसके अलावा कनारी की धारा ठंडी है, इसके अलावा पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी है, इसके अलावा लेब्राडोर की धारा ठंडी है। और गर्म धाराओं में ब्राज़ील की धारा गर्म है, विषुवत रेखीय धाराएं गर्म है, एंटीलीज की धारा गर्म है, फ्लोरिडा की धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, इसके अलावा इरमिंगर गर्म है, नॉर्वेजियन गर्म है। ठीक है, इसके अलावा ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी गर्म है। ठीक है, ब्राज़ील की हो ही गई। और ये फॉकलैंड धारा जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, ये भी क्या है? ठंडी धारा है। फॉकलैंड की धारा कैसी है? ठंडी धारा है। फॉकलैंड द्वीप के पास बहने के कारण ये किस नाम से जानी जाती है? फॉकलैंड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये हो गई आपके अटलांटिक महासागर की धाराएं। आप इनके नाम नोट कर लीजिए, मैं नाम नोट करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, नंबर से नाम नोट करेंगे। समझ तो गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। अटलांटिक महासागर की धाराएं हो गई। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं गर्म धाराएं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ठंडी धाराएं। शुरू से देखते हैं, पहले विषुवत रेखा के पास देखते हैं। उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है, और दक्षिणी विषुवतीय धारा, इसके अलावा प्रति विषुवतीय धारा।
0 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास चलती है। ये गर्म धाराएं हैं। इसके बाद में अगर आप आगे चलेंगे तो 2 भागों में बटेगी। एक तो कहलाएगी एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की गर्म धारा है ये। इसके अलावा एक और है फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ये भी गर्म धारा है। बाद में गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म धारा है। बाद में पछुआ पवनों के प्रभाव से वो नाड, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कह सकते हैं आप लोग इसे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नाड, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद में है इरमिंगर की धारा, आइसलैंड के पास से होकर के चलती है इरमिंगर की धारा, ये भी गर्म है। इसके बाद में कौन सी धारा है, नॉर्वेजियन धारा, ये भी गर्म है, नॉर्वेजियन धारा। ये उत्तरी अटलांटिक में चल रहे हैं अपन। इसके बाद में ग्रीनलैंड के पास से होती हुई आती है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ये है ठंडी, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ये ठंडी धारा है। इसके अलावा लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा, ये गर्म है, ये नॉर्थ अटलांटिक की होगी। इसके बाद में पश्चिमी अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर चलती है एक धारा, ठंडी धारा, वो है कनारी की ठंडी धारा। ठीक है, कनारी की धारा हो गई। इसके बाद में दक्षिणी अटलांटिक में आते हैं अपन, तो ब्राज़ील के सहारे चलती है ब्राज़ीलियन धारा, ये गर्म धारा है, ब्राज़ीलियन धारा, ब्राज़ीलियन धारा, ये गर्म धारा है। उसके बाद में फोकलैंड के पास जाते हैं, फोकलैंड द्वीप के पास ठंडी धारा चलती है, फोकलैंड धारा, फोकलैंड धारा। इसके बाद में साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट या आप लोग कह सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, ये फोकलैंड धारा के प्रवाह में आती है। वहाँ पर ठंडी पवनें भी चलती है, पछुआ पवनें, इसके कारण इसकी प्रकृति कैसी है, ठंडी है। ठीक है, इसके अलावा बाद में ये अफ्रीका के दक्षिण में जो आशांत द्वीप है उसे टकराते हुए उसके पश्चिमी तट के सारे उत्तर की ओर जाएगी, तो उसे बोलेंगे बेंगुएला की धारा, बेंगुएला की ठंडी धारा। तो ये हो गई अटलांटिक महासागर की ठंडी और गर्म धाराएं, आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर सकते हो। पूछी जाती है कि कौन सी धारा कहाँ पर चलती है और कौन सी धारा ठंडी है या गर्म है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, फालतू में टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर पहली बार आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं में। दोस्तों जब ये धाराएं एक चक्राकार रूप बना लेती हैं इसे, ठीक है, अटलांटिक महासागर में, तो इस बड़े रूप को कहा जाता है जायर्स। क्या कहा जाता है, जायर्स, क्योंकि इसमें सारी धाराएं सम्मिलित होती है। और उत्तरी अटलांटिक में धाराएं एक दूसरे से चक्कर लगाते हुए जब चक्कर लगाती है तो यहाँ का जो मध्य का पानी है वो शांत रहता है। क्या रहता है, शांत रहता है। तो यहाँ पर एक सागर बनता है, उस सागर का नाम है सारगेसो सागर, सारगेसो सागर। और इस सागर का जो पानी है वो स्थिर रहता है। यहाँ पर एक प्रकार की घास पाई जाती है, सारगेसम घास, सारगेसम घास है, इसके कारण इसका नाम सारगेसो सागर लिखा हुआ है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई भी धरातलीय तटीय सीमा नहीं है। इसकी जो भी तटीय सीमा है वो पानी से बनी हुई है, इसके चारों तरफ धाराएं चलती है। ये हो गई आपकी अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब चलते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं। दोस्तों दिख तो रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है। अब चलते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं, दूसरे नंबर पे प्रशांत महासागर की या महासागरीय धाराएं। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर बना देता हूं मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये आपके सामने प्रशांत महासागर बन गया। मान लीजिएगा ये आप लोगों के सामने प्रशांत महासागर है। अब वैसे ही जैसे अटलांटिक महासागर में चलती थी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, इन दोनों धाराओं की प्रकृति कैसी थी, गर्म थी, गर्म, ध्यान से चलिएगा। ठीक है, गर्म। इनके अलावा ये जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है वो किसके प्रभाव में चलती है, पहली बात तो
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, मैंने बताया था पानी अगर अपन पश्चिम से, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर लेके चलेंगे तो वहाँ का पानी अपनी तरफ आएगा, मतलब यहाँ का पानी इस तरफ आ रहा है। इसके अलावा दूसरा कारण है व्यापारिक हवाएं। क्या कारण है? व्यापारिक हवाएं। और व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो यहाँ पूर्व से पानी पश्चिम की ओर आएगा और यहाँ पर जो पानी चलेगा वो मैक्सिको के तट से चलेगा। कहाँ से चलेगा? मैक्सिको के तट से चलेगा और ये यहाँ पर आएगा फिलीपींस द्वीप तक आएगा और यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाएगा, एक तो जाएगा दक्षिण की ओर, एक जाएगा उत्तर की ओर। और उत्तर में ये जापान के सहारे चलता है क्यूरोशियो के नाम से। किसके नाम से? क्यूरोशियो के नाम से। किसके नाम से? क्यूरोशियो के नाम से। जब जापान से टकराता है ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो जापान सागर में जो चलती है, एशिया के पूर्वी तट और जापान के पश्चिमी तट, यानी कि जापान सागर में जो धारा चलती है उसका नाम है, ये है अपना सुशिमा धारा। कौन सी धारा? सुशिमा, जापानी नाम है। सुशिमा की धारा चलती है और ये भी गर्म धारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर की ये प्रकृति क्या है? गर्म है और ये भी क्या है? गर्म है। चलिएगा आगे। इसके अलावा ये है यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है, ये भी इसमें मिल जाती है सुशिमा में। और ये किस नाम से जानी जाती है? उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है। और ये आगे चल करके कोलंबिया, या फिर आप लोग कह सकते हैं कौन सा कोलंबिया है? ब्रिटिश कोलंबिया। कौन सा कोलंबिया? ब्रिटिश कोलंबिया के पास जाकर के टकराती है और ये अलास्का के सहारे विपरीत दिशा में चलती है। अलास्का के सहारे क्या होती है? विपरीत दिशा में चलती है। इसीलिए इस धारा को कहते हैं प्रति क्यूरोशियो धारा। ठीक है, ये भी गर्म है। ठीक है, इसके अलावा जब ये आगे बढ़ती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो प्रति क्यूरोशियो धारा चलती है तो क्यूराइल द्वीप के समीप चलती है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्यूराइल द्वीप, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसे कौन सा द्वीप है, देखो ये नाम याद नहीं आ रहा, रुकिएगा। क्यूराइल द्वीप समूह, तो यार क्यूराइल द्वीप समूह के सारे चलती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रति क्यूरोशियो। कौन सी धारा? प्रति क्यूरोशियो। क्यूराइल द्वीपों के समीप अलास्का के सहारे होती हुई वापस इसमें आकर के उत्तरी प्रशांत प्रवाह में आकर के मिलती है। ठीक है, अब ये जो धारा है ये ब्रिटिश कोलंबिया से होती हुई दक्षिण की ओर जाएगी और दक्षिण की ओर जाएगी तो मैंने आप लोगों को बताया था ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो धाराएं आती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? ठंडी होती है। और यहाँ पर ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आती है और गर्म पानी किस ओर चला जाता है? मध्य महासागर में चला जाता है और ऊपर नीचे से अपवेलिंग के थ्रू ठंडा पानी यहाँ पर आएगा और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के नाम से आगे बढ़ेगा। कौन सी धारा? कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के नाम से आगे बढ़ेगा और ये आगे चल करके उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो धाराएं चलती है वो उत्तर से एक धारा आती है, वो धारा आती है ओयोशियो की धारा। कौन सी धारा? ओयोशियो की धारा, ओयोशियो। ठीक है, इसके अलावा इसे कमचटका की धारा भी कह सकते हैं। यहाँ पर कमचटका द्वीप है, कमचटका की धारा, कमचटका अंतरीप है, वहाँ पर कमचटका की धारा भी इसे नाम से जाना जाता है। और ये आकर के किस में मिलती है? ये क्यूरोशियो या फिर आप लोग कह सकते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह में आकर के मिलती है, ओयोशियो की ठंडी धारा। इसे क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहा जाता है, क्यूराइल, क्योंकि क्यूराइल द्वीप के आसपास चलती है क्यूराइल की ठंडी धारा, तो इसे ओयोशियो भी कह सकते हैं आप लोग, क्यूराइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं कौन कौन सी हो गई? उत्तरी विषुवतीय धारा, इसके अलावा क्यूरोशियो धारा, इसके अलावा सुशिमा की धारा उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, या फिर प्रति क्यूरोशियो धारा, कैलिफोर्निया की धारा, इसके अलावा ओयोशियो की धारा, या फिर इसे क्यूराइल की धारा कह सकते हैं, या फिर बाद में जो इसके अंदर में प्रवेश करके वापस से आती है उसी को बोलते हैं कमचटका की धारा। ठीक है, ये क्या हो गई? ठंडी धाराएं होगी और ये गर्म धाराएं हो गई। अब देखते हैं अपन दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसके धाराएं देखते हैं। ठीक है, ओयोशियो, या फिर एक और चलती है यहाँ पर, ये कमचटका के अंदर से तो कमचटका आती है और इसके पश्चिम से एक और आती है, उसे बोलते हैं ओखोटस्क। बहुत सी धाराएं हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इनके, ओखोटस्क, ओयोशियो, क्यूराइल, कमचटका, ये धाराएं होगी। अब देखते हैं प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में। तो प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में ये दक्षिण की ओर मुड़ करके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलती है,
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलती है। तो पूर्वी तट पर चलने वाली धाराओं की प्रकृति कैसी बताई थी मैंने, गर्म बताई थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। कौन सा नाम है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा हो गई। ठीक है, इसके बाद में ये आगे पछुआ पवनों के प्रभाव में आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका के तट से टकराएगी। एक भाग इसका चला जाएगा फोकलैंड के पास। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धाराओं में अपन लोगों ने पढ़ा था, फोकलैंड के पास चला जाएगा और ये कहलाएगी प्रशांत प्रवाह है। प्रशांत प्रवाह है। कौन सा प्रशांत प्रवाह है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है। और इसकी प्रकृति होती है ठंडी। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ठंडी। यू क्योंकि किसके प्रभाव में रहती है, पछुआ हवाओं के प्रभाव में रहती है। और आप लोगों को पता है पछुआ हवाएं जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें बहुत ही तेज गति से चलती है। और दूसरा यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर का प्रभाव रहता है या अंटार्कटिक द्वीप का प्रभाव रहता है, वो महाद्वीप का प्रभाव रहता है। यहाँ पर जो महासागर रहता है उसे दक्षिणी महासागर भी कह सकते हैं या अंटार्कटिक का महासागर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, इसलिए इसकी प्रकृति भी क्या होती है, ठंडी होती है। और ये आगे चल करके फोकलैंड द्वीप के फोकलैंड की धारा के नाम से जानी जाती है अटलांटिक में। इसके अलावा जब ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये पेरू के आसपास व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आती है। और इसका जो गर्म पानी है वो महासागर में गर्म पानी तो नहीं है, ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, ये ठंडी धाराएं हैं। तो ये पेरू के आसपास आते हुए ये किस नाम से जानी जाती है, पेरू की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है, पेरू की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम की थी हम्बोल्ट महोदय ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन भूगोलवेता थे। ठीक है, आधुनिक भूगोलवेता, उनके नाम पर इसे जाना जाता है। उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे हम्बोल्ट की ठंडी धारा के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस में जाकर के मिल जाती है, दक्षिणी विषुवतीय धारा में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच में एक और धारा चलती है, उसे प्रति विषुवतीय धारा भी बोलते हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धाराओं के जैसे ही। तो ये हो गई प्रशांत महासागर की धाराएं। मैं आप लोगों को गर्म और ठंडी धाराएं अलग अलग लिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी आगे बात समझ में, गौर से समझिएगा इस चीज को। प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी धाराएं मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रशांत की, ठीक है, ये गर्म है इधर और इधर है ठंडी। शुरू से चलते हैं, उत्तरी विषुवतीय धारा। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय धारा। इसके अलावा दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। ठीक है, इसके अलावा प्रति विषुवतीय धारा। ठीक है, प्रति विषुवतीय धारा। इसके बाद में क्यूरोशियो धारा, जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोशियो की धारा। इसके बाद में जापान सागर में चलती है सुशीमा की धारा, सुशीमा की गर्म धारा। ठीक है, इसके बाद में उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। इसके बाद में है ये अपनी प्रति क्यूरोशियो धारा, प्रति क्यूरोशियो, प्रति क्यूरोशियो धारा। ठीक है, अलास्का से जो चक्कर काटती है उसके पास से निकलती है। ठीक है, वापस में आकर के उत्तरी प्रशांत प्रवाह में आकर के मिल जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं उत्तर में ही देखते हैं। ठीक है, ठंडी धाराओं में देखते हैं। ठंडी धाराएं कौन सी है, पहली तो ये उत्तरी प्रवाह है, दो भागों में बढ़ती है। तो कौन सी बनती है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर चलती है, कैलिफोर्निया की धारा, ये ठंडी है। इसके बाद में उत्तर से आती है ओखोटस्क, ओखोटस्क और ओयोसियो, ओयोसियो स्थानीय नामों से जाना जाता है इनके। इसके अलावा इसे क्यूराइल भी बोल सकते हैं, क्यूराइल द्वीप के पास, क्यूराइल जो द्वीपीय समूह है, जो चाप द्वीप है उसके पास। इसके अलावा यहाँ पर एक कमचटका भी है, कमचटका, ये ठंडी हो गई। अब चलते हैं अपन प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है गर्म धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। जितनी भी आप लोग गर्म धाराएं देखोगे वो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर चलेंगी। ठीक है, ये पहले बता चुका हूं मैं। बहुत अधिकतर है, बहुत रेयर चांस है कि महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर ठंडी धाराएं चलें। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये गर्म जल धाराएं होगी प्रशांत महासागर की। इसके अलावा अपन देखते हैं तो
दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, ये एक ठंडी धारा है। ठीक है, इसके अलावा जब दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो धारा चलती है, ठीक है, या प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर कह सकते हैं, तो वहाँ पर चलती है पेरू की ठंडी धारा, पेरू की ठंडी धारा, या इसका दूसरा नाम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम्बोल्ट की ठंडी धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर की धाराएं हो गई, ठंडी धाराएं ये हो गई और गर्म धाराएं ये हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा यहाँ पर एक और पाई जाती है ठंडी धाराओं में, ओखोटस्क ओयोसियो के पास, क्यूरोइल के पास, यहाँ पर होती है एक, कौन सी है वो, अलूशियन धारा, अलूशियन, कौन सी धारा? अलूशियन। अलूशियन जो द्वीप चाप है इसे, ये हो गया अलास्का, अलास्का के सारे ये द्वीपीय चाप है यहाँ। ठीक है, इसे बोलते हैं एल्यूशियन द्वीप समूह है, एल्यूशियन द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। तो इसके पास जो धारा चलती है उसे एल्यूशियन धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? एल्यूशियन धारा चलती है यहाँ से, ऐसे ठंडी धारा है। ठीक है, आगे बात समझ में। एल्यूशियन धारा ठंडी नहीं होनी चाहिए भाई। ये जो आप लोग प्रति क्यूरोशियो धारा बता रहा था ना मैं, कौन सी धारा? ये प्रति क्यूरोशियो, ये वाली, शायद इसे ही एल्यूशियन बोलते हैं, बुक्स में शायद गलत दे रखा है। हाँ, एल्यूशियन जो धारा है वो गर्म धारा ही है, एल्यूशियन धारा जो है वो गर्म धारा ही है। यहाँ एल्यूशियन मत लिखना, ठीक है आप लोग। एल्यूशियन धारा कैसी धारा है? गर्म धारा है, एल्यूशियन धारा। यहाँ पर लिख लेना आप लोग, यहाँ एल्यूशियन, एल्यूशियन। वैसे देखा जाए तो इसकी प्रकृति गर्म ही है। इस यहाँ पर जो सागर पाया जाता है, यहाँ पर जो सागर है प्रशांत महासागर, उस पानी की तुलना में ये गर्म है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका पानी का तापमान 15 से 20-30 डिग्री है ना। यहाँ का जो पानी है उसकी तुलना में गर्म है। अगर यहाँ का पानी का तापमान अगर 4 डिग्री है मान लो, और अगर इस धारा की जो डिग्री है वो 5 डिग्री भी है ना, तो इस पानी की तुलना में ये गर्म कहलाएगी। तो एल्यूशियन है वो क्या होगी? गर्म है। और ओयोसियो वगैरह है, ये जो है वो आर्कटिक महासागर से आती है, इसीलिए ये ठंडी है। ठीक है, याद रखिएगा। गर्म धाराओं में याद रखिएगा, उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय, प्रति विषुवतीय, क्यूरोशियो, सुशीमा उत्तरी प्रवाह है, प्रति क्यूरोशियो, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, एल्यूशियन। ठंडी धाराओं में कैलिफोर्निया, ओखोटस्क, ओयोसियो या क्यूराइल, कामचटका, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, पेरू। ठीक है, आगे बात समझ। अब अपन देखेंगे हिंद महासागरीय धाराएं। दोस्तों, हिंद महासागरीय धाराएं पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2 धाराएं और बता देता हूं। ठीक है, एक तो होता है अल नीनो, अल नीनो, और एक होता है ला नीनो, ला नीनो। ये कभी कभार चलती है। ठीक है, तो अल नीनो जो है वो गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा प्रशांत महासागर में चलती है। ला नीनो है वो ठंडी जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा। बस केवल इतना याद रखना है कि अल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा है। कहाँ पर चलती है? प्रशांत महासागर में चलती है। हमेशा नहीं चलती है, कभी कभार चलती है, 2 से 4 वर्षों के बीच अंतराल के अंदर प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर पेरू चलती है। ये पेरू का प्रभाव जब कम हो जाता है तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर चलती है, मतलब दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है उसे बोलते हैं अल नीनो धारा, अल नीनो। ये लास्ट तक नहीं जाती है, यहाँ तक नहीं जाती है, ये केवल यहाँ पर रहती है पेरू के आसपास। ठीक है, ये 2 अलग टॉपिक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे आप लोग। अल नीनो केवल यहाँ चलती है। जब इसका प्रभाव, अल नीनो का प्रभाव कम हो जाता है तो यहाँ पर चलती है, इसका जो उल्टा नाम है वो है ला नीनो, ला नीनो। इसका बस ये है कि अपने जो इंडियन मानसून है उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अल नीनो जब एक्टिव होता है तो यहाँ का जो तापमान होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है, वर्षा होती है। भारत में जो वर्षा होनी थी वो यहाँ पर चली जाती है। बस इतना याद रखना, अल नीनो जब आता है तो भारत में वर्षा नहीं होती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है उस टाइम पर। ठीक है, ला नीनो जब एक्टिव रहता है तो अपने यहाँ पर वर्षा होती है, बस इतना याद रखना है। अल नीनो प्रशांत महासागर में चलती है, गर्म जलधारा है। ला नीनो प्रशांत महासागर में चलती है, ठंडी जलधारा है। डीप में नहीं जाना है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है, अब अपन देखते हैं हिंद महासागरीय धाराएं। हिंद महासागरीय धाराएं, नंबर 3। 1 मिनट रुकिएगा, मैं शायद डाल लेता हूँ इसमें। हाँ भाई, चलिए देखते हैं हिंद महासागरीय धाराएं। ठीक है, हिंद महासागर में बस एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है आप लोगों को कि इसमें गर्मियों में इसका प्रवाह अलग रहता है और सर्दियों में इसका प्रवाह अलग रहता है। यानी कि गर्मियों में जब प्रवाह इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होता है, तो शीतकाल में इसका प्रवाह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है। बस ये याद रखना है आप लोगों को। विषुवतरीय धाराएं चलती है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक एक्टिव रहती है दक्षिणी विषुवतरीय की धारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखा धारा। उत्तरी विषुवतरीय की धारा बहुत कम एक्टिव रहती है। इसके अलावा यहाँ पर चलती है प्रति विषुवतरीय धारा, प्रति विषुवतरीय धारा। ठीक है, यहाँ पर ये जाकर के टकराती है अफ्रीका के तट पर। ठीक है, यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक नाम से जानी जाती है सोमाली की धारा, सोमाली स्ट्रीम भी कह सकते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सोमाली स्ट्रीम भी कहते हैं या सोमाली की धारा भी कह सकते हैं। और ये गर्म जल धारा है। ठीक है, जब गर्मियों का समय होता है तो ये धाराएं चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। याद रखना, गर्मियों के समय में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, लेकिन जब ये पहले गर्मियों की देखते हैं। ठीक है, ये सोमाली की धारा के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जानी जाएगी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा किसके नाम से जानी जाएगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। इसमें यहाँ पर प्रति विषुवतीय धारा चल रही है। ठीक है, याद रखना, प्रति विषुवतीय धारा। ये गर्मियों में है, गर्मियों में प्रति विषुवतीय धारा एक्टिव नहीं रहती है। गर्मियों में प्रति विषुवतीय धारा एक्टिव नहीं रहती, बहुत कम रहती है, न के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारा पानी कहाँ पर जाता है, यहाँ पर अपने भारत में चला जाता है। किसके कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धाराओं के कारण। यहाँ पर ये जो धारा चलती है, यहाँ पर ये धारा चलती है, किस नाम से जानी जाती है, मोजाम्बिक की धारा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर मोजाम्बिक प्रदेश है और ये मेडागास्कर है। ठीक है, तो मोजाम्बिक की धारा के नाम से जानी जाती है, मोजाम्बिक के धारा। ठीक है, जब ये मेडागास्कर के पूर्व में से चलती है, ऐसा तो है नहीं कि ये जरा सी रेखा है, मेडागास्कर से पूर्व में चलती है तो इसे मेडागास्कर धारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेडागास्कर धारा भी कहते हैं। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल से होते हुए मोजाम्बिक धारा चलती है, गर्म जल धारा। मेडागास्कर के पूर्व से चलती है मेडागास्कर की धारा। यहाँ पर एक जगह है अगुलहास, कौन सी जगह है, अगुलहास, अगुलहास। तो यहाँ पर जो धारा चलती है उसे अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। और अगुलहास धारा की जो प्रकृति है वो भी कैसी है, गर्म प्रकृति है। यहाँ पर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में जो धारा चलती है उसे बोलते हैं दक्षिणी हिंद प्रवाह है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ठंडी होती है, क्योंकि ये कहाँ से आती है, ये आती है अटलांटिक महासागर से। किसके प्रभाव है, अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, उसका आगे वाला भाग जो दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक द्वीप है, या फिर आप लोग कह सकते हैं महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप है, और उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ये चलती है और इसीलिए इसका नाम कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। और इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की धारा की प्रकृति कैसी है, वो है ठंडी, क्योंकि ये किस ओर से किस ओर चलती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर। ये किस में जाकर के मिल जाती है, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा में मिल जाती है। बस इतना याद रखना है, दक्षिणी हिंद महासागर की हिंद महासागर की जो भी धाराएं हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, अगुलहास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, सोमाली, दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा। और उनकी प्रकृति की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा की प्रकृति कैसी है, ठंडी है। इसके अलावा दक्षिणी हिंद प्रवाह की प्रकृति कैसी है, ठंडी है। मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, अगुलहास धारा की प्रकृति कैसी है, गर्म है। सोमाली स्ट्रीम की प्रकृति कैसी है, गर्म है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये हो गई गर्मियों में, कब है,
गर्मियों में, ग्रीष्म काल में, ये गर्मियों में हो गई। अब सर्दियों में देखते हैं, ठीक है। सर्दियों में ये बिल्कुल विपरीत हो जाती है। सर्दियों में कैसे हो जाती है? बिल्कुल विपरीत हो जाती है। सर्दियों में ये बिल्कुल विपरीत हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसे, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर विषुवत की धारा चल रही है, ठीक है। यहाँ से जो धारा चलती है, पहले इस तरफ से इस तरफ चल रही थी, अब जो धारा होगी वो उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। तो यहाँ पर कौन सी धारा हो गई? सोमाली की धारा हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो धारा हो गई वो तो ऐसी आएगी, ये तो ये वाली तो ऐसे आएगी। यहाँ पर मेडागास्कर हो गई, यहाँ पर मोजाम्बिक हो गई, ठीक है, मोजाम्बिक हो गई। यहाँ अगुलहास हो गई, अगुलहास, और ये हो गई अपनी दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये भी ठंडी हो गई। यहाँ पर पश्चिमी तट पर चल रही है ऑस्ट्रेलिया के, ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन हो गई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन हो गई। लेकिन ये जो अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा कह रहे थे गर्मियों में, इसका नाम बदल करके क्या हो जाता है? इसका नाम बदल करके हो जाता है उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा। और इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। गर्मियों में इसकी दिशा थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये शीतकाल की है, ये शीतकाल की है, याद रखिएगा। अब शीतकाल में पानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? यहाँ पर विषुवत रेखा के विपरीत एक धारा चलती है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रतिविषुवतीय धारा, प्रतिविषुवतीय धारा। याद रखिएगा, प्रतिविषुवतीय धारा हिंद महासागर में शीतकाल में चलती है, प्रतिविषुवतीय धारा हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल में नहीं चलती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में पानी सारा कहाँ पर चला जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तरह से वहाँ पर भारत में चला जाता है। लेकिन शीतकाल में ये पानी वापस से प्रतिविषुवतीय धारा के रूप में बहता है। आगे बात समझ में, बस इतना याद रखना है। तो हिंद महासागर की धाराओं के नाम लिख लेते हैं, गर्म और ठंडी, ठीक है। और आपकी क्लास आज यहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेब असिस्टेंट के लिए ये क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म लिखते हैं और यहाँ पर ठंडी लिखते हैं। इनके क्रम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले दक्षिणी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा यहाँ पर एक्टिव नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सोमाली की धारा, ठीक है। उत्तर की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी की तरफ आएंगे तो मेडागास्कर, मेडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल के पास मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक से आगे चलेंगे तो अगुलहास, अगुलहास, अगुलहास से आगे चलेंगे तो ठंडी धारा आ जाएगी दक्षिणी हिंद प्रवाह, ठीक है। इसके बाद में पश्चिमी तट पर चलेगी ऑस्ट्रेलिया की तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन धारा। इसके बाद में दक्षिणी विषुवतीय धारा चलेगी, ठीक है। इसके बाद में सोमाली से उत्तर की ओर जाएंगे तो गर्मियों में चलेगी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, गर्मियों में चलेगी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, यहाँ पर लिख देना गर्मियों में, गर्मियों में। और सर्दियों में चलेगी उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा, और यहाँ पर लिख देना शीतकाल में, शीतकाल में। बस इतना याद रखना आप लोगों को। हिंद महासागर में ठंडी धाराएं कितनी है? दक्षिणी हिंद प्रवाह है, इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। आगे बात समझ में। और ऑस्ट्रेलिया से आगे वो चलती हुई ये प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाती है और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का निर्माण करती है। आगे बात समझ में। तो ये हो गई आपकी महासागरीय धाराएं, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसमें केवल इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को क्लास बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को क्लास, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पर। हाँ, लास्ट में जाते हुए मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस है वो टॉपिक वाइज करवाऊँ। उस टॉपिक में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, यानी कि एक टॉपिक के 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, और रोज़ाना 2 टॉपिक के क्वेश्चन आंसर अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा या मैं मिक्स करके
50 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूँ। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर मिक्स में पेपर में जैसे जिस प्रकार आते हैं वैसे चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट करना मत भूलना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।